हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास. Today's our lecture is lecture number 3, and our lecture number 3 will be based on mainly the circulatory system, digestive system, and then we will, if we have enough time, then we will study about the plant kingdom. ठीक है, हम प्लांट किंगडम के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन firstly we will cover the main topics of our today, that is circulatory system and the digestive system. So starting from circulatory system क्या होता है? बेसिकली आपका ये सिस्टम ब्लड बेस्ड होता है. अब ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, कौन करवाता है? ये है बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम. द सिस्टम इन विच गैसेस आर सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी. गैसेस भी सर्कुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड. अब ब्लड में क्या होता है, कोई ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कोई ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है. कुछ ऐसा ब्लड होता है जो लंग्स से पूरी बॉडी में जाता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कुछ ऐसा ब्लड होता है जो पूरी बॉडी से लंग्स की तरफ आता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ब्लड क्या है? ब्लड के बारे में थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेंगे. इसको हम खून कहते हैं. खून क्या है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स. प्लाज्मा बेसिकली क्या है? प्लाज्मा एक वाटरी कंटेंट होता है, एक वाटर लाइक होता है. इसका भी कोई खास कलर नहीं होता. इसमें 8% सॉलिड्स, मतलब कोई सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 2% गैसेस एंड 90% वाटर. मतलब 90% ऑफ द प्लाज्मा इज कंप्राइज्ड ऑफ वाटर एंड देन 45% ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ब्लड सेल्स बेसिकली आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. तो ये हैं बेसिकली ब्लड सेल्स. ठीक है. कुछ रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं, कुछ प्लेटलेट्स कहलाते हैं. ठीक है. आप थोड़ा सा नोट कर लें साथ अपने पास कि हम रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. ठीक है. व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ठीक है. एंड देयर इज सम टाइपिंग एरर. ब्लड वेसल्स एंड लिखना था, डेन लिखा हुआ है एंड. ठीक है. एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, सो इट इज एंड हार्ट. देन कम्स द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे. ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन आर्टरीज, देन वेन्स एंड देन कैपिलरीज. अब आर्टरीज क्या करती हैं, उनका क्या काम है? ब्लड वेसल्स बेसिकली, अब आप खून जो है लगवाते हैं तो वेन में लगवा रहे होते हैं, खून निकालते हैं तो वेन से निकाल रहे होते हैं, कोई इंजेक्शन लगाना है तो वेन में लगा रहे होते हैं. ठीक है. अब ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आर्टरीज में हम क्यों नहीं इंजेक्शन लगा सकते, वेन में क्यों लगाते या कैपिलरीज में क्यों नहीं लगाते, है तो वो भी ब्लड वेसल्स. ये डिफरेंस मैं आपको पहले पढ़ा के फिर मैं आपको बताऊंगा, और ये आपने नोट कर लेना अपने पास. आर्टरीज क्या है? दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. आर्टरीज की डिफरेंट टाइप्स हैं. बेसिकली मोस्ट ऑफ द आर्टरीज, बल्कि ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है. दीज they carry blood from heart and distribute it to other parts of body. हार्ट से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो लंग्स से हार्ट की तरफ आता है, हार्ट से ये कलेक्ट करते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं. ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज मोर एज कंपेयर टू अदर ब्लड वेसल्स. अब ऊपर से नीचे जब ब्लड आना है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो ज्यादा है
देन अदर ब्लड वेसल्स, वेन्स या कैपिलरीज। अब उसके बाद वेन्स की बात आ जाती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। बाकी सारी वेन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जिस तरह वहां पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी तरह पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और बाकी सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दीज कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। अब बॉडी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीजन बॉडी ने यूज कर ली, अब वो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, उससे ऑक्सीजन निकाल ली गई। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेती हैं और वो बॉडी से हार्ट तक पहुंचाती हैं और हार्ट आगे लंग्स तक ले जाता है। और ब्लड प्रेशर इन वेन इज लो एज कंपेयर टू हार्ट। ब्लड का जो प्रेशर है वेन में वो लो। देन कम्स द कैपिलरी। कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, लेकिन कैपिलरीज बहुत स्मॉल साइज होता है इनका, ठीक है, और बहुत ही स्मॉल होती है, आर्टरीज और वेन्स से बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं, ये नजर भी नहीं आती। ब्लड प्रेशर इन कैपिलरीज इज लीस्ट। ब्लड प्रेशर भी इनमें सबसे कम होता है और वॉल ऑफ कैपिलरीज ओनली वन सेल थी, सिर्फ एक सेल की बनी होती है। कैपिलरी की वॉल भी बहुत छोटी होती है, थिन होती है। अच्छा, अब हम डिस्कस पहले कर रहे थे कि वेन्स में ही हम इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, आर्टरीज में क्यों नहीं लगाते। पहली बात तो ये है कि वेन्स जो होती हैं ये सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के अपर पार्ट में, आपकी स्किन के अपर पार्ट में वेन्स मौजूद होती हैं जो आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। फ्रॉम आउटर साइड यू कैन विजुअलाइज द योर वेन्स, इसलिए हम वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा, इनमें प्रेशर कम होता है तो इसलिए भी इधर इंजेक्शन लगता है। आर्टरीज जो होती हैं ये सुपरफिशियल नहीं होती, ये विद इन द स्किन होती हैं और अंडर द स्किन होती हैं, तो इसलिए ये सुपरफिशियल ना होने की वजह से आर्टरीज में हम कोई इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं कि पल्सेस जो हम नब्ज लेते हैं वो हम आर्टरी से ले रहे होते हैं, और जिस आर्टरी से ले रहे होते हैं वो हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन हमें पता चल रहा होता है ये फड़फड़ा रही है कुछ चीज। तो बेसिकली उसमें प्रेशर ब्लड का इतना होता है कि वो पल्स की फॉर्म में जब गुजरता है तो उसे वहां से पल्सेस दी जा सकती हैं, वहां से नब्ज चेक की जा सकती है कि किस प्रेशर से गुजर। सो ये है जनाब आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की एक पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन। ये कैपिलरीज हैं वेरी थिन, ठीक है, ये आर्टरी है और ये वेन। वेन ब्लड कैरी कर रही है हार्ट की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को लेके जाओ। ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड है और ये डीऑक्सीजनेटेड है, दोनों का एमल्गेमेशन है। देन कम्स अ ह्यूमन हार्ट। हार्ट, दिल जिसको हम कहते हैं, ये एक सैक होती है लाइक पंपिंग आर्गन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, डायबिटीज के इंजेक्शन में तो नहीं देगा। अब डायबिटीज का इंजेक्शन आपको साइट का नहीं पता कि वो किधर लग रहा है, वो सब कट लगता है, ठीक है, या आईएम लगता है। सब कट इंजेक्शन विद इन द स्किन लग रहा होता है, वो किसी वेन या आर्टरी में नहीं लग रहा होता। मैंने जिस इंजेक्शन की बात की है वो इंट्रावीनस इंजेक्शन की बात की है, आईवी की बात की है कि वो आईवी वेन में क्यों लगता है, आर्टरीज में क्यों नहीं लग सकता, वो भी तो ब्लड वेसल्स है, मैंने उसमें कंपेयर किया। बाकी इंजेक्शन सबकट होता है या इंट्रामस्कुलर होता है जो गोश्त में लगता है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शंस, ओके। अच्छा, ह्यूमन हार्ट इट्स अ सैक लाइक पंपिंग आर्गन, ये एक पंपिंग आर्गन है, ठीक है। इट इज enclosed in double membrane sac called as pericardial cavity.
इसको जो मेम्ब्रेन एनक्लोज कर रही है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। हार्ट इज कंपोज ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। अब बेसिकली जो हार्ट की पंपिंग होती है उनको जो मसल्स बेसिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डिया का नाम जिक्र भी आ जाता है वो हार्ट के रिलेटिंग बात है, ठीक है। कार्डिया, पेरिकार्डियल कैविटी मतलब हार्ट की कैविटी, हार्ट की लेयर है। कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल्स हैं। स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर फोर चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। चार खाने हैं ह्यूमन हार्ट। टू अपर चैम्बर्स राइट एंड लेफ्ट कॉल्ड एट्रिया। एट्रिया दो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं जिनको हम राइट एट्रिया या लेफ्ट एट्रिया कह सकते हैं। दोनों को अलग अलग कहेंगे तो एक को कहेंगे राइट एट्रिया, दूसरे को कहेंगे लेफ्ट एट्रिया। तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल बड़ी थिन होती है। दो लोअर चैम्बर जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल थिक होती है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक अपर अगर हम चैम्बर देखें, अगर हम कट करते हैं हार्ट को फ्रॉम मिड लाइन तो अपर चैम्बर में एट्रिया आएगा, नीचे वाले चैम्बर में वेंट्रिकल्स आएंगे। अब एक जो है राइट साइड पे जो होगा एट्रिया, ऊपर वाले साइड पे राइट एट्रिया कहलाएगा, नीचे वाली साइड पे राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह दूसरी साइड पे राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको चार नाम याद होने चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से चैम्बर्स हैं, उनके क्या क्या। ये है पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट के ह्यूमन हार्ट की पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन कैसी होती है, कैसा आप अगर मुट्ठी अपनी बंद करें तो जितना वो साइज बनता है इतना साइज हार्ट का होता है आपकी। आप अपनी मुट्ठी अगर बंद करें हाथ की तो आपकी फिस्ट के साइज का हार्ट होता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। देन द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ामे इंहिज़ाम जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? निज़ामे इंहिज़ाम, हम कोई चीज खाते हैं, ओरली खाते हैं, उसको हमने हजम करना होता है। अब उसके हजम करने में काफी प्रोसेसेस इन्वॉल्व। The system in which breakdown of large food particles to smaller absorbable food particles take place is called as digestive system. इसमें लार्ज फूड पार्टिकल्स, आप एक नवाला खाते हो, वो लार्ज फूड पार्टिकल है, फिर आप उसको च्यू करते हो दांतों से, उसमें स्लाइवा मिक्स होता है। वो फूड जो है वो बेसिकली च्यूइंग फूड होती है। फिर उसके बाद वो स्टोमिक में जाती है, वहां पे अब्जॉर्बेंस होती है, कुछ डाइजेशन होती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर वहां पे डाइजेशन होती है। ठीक है। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीकल मैटर जाता है वो बेसिकली वेस्टेड प्रोडक्ट्स। अब बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन। ये बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं। ओरल कैविटी आपकी माउथ का जो रीजन है उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। फिर आपके गले का रीजन आ जाता है, उसको एसोफेगस कहते हैं, जो स्टोमिक में जाता है। ठीक है। और जो नाली स्टोमिक में जा रही है उसको हम एसोफेगस कहेंगे। देन स्टोमिक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लिवर और लार्ज इंटेस्टाइन। ये है बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम इसको पिक्टोरियली देखें, ठीक है, तो ये आपका हुआ ओरल कैविटी। ठीक है। ये आ गया एसोफेगस, देन योर स्टोमिक, देन पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ये आपकी जो रैपिंग हुई है ऊपर, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और रैपिंग के अंदर जो चीज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको ये पता होना चाहिए। देन द ओरल कैविटी, इसको माउथ कहते हैं। इन ओरल कैविटी थ्री स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, तीन स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स। टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जबान होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली स्लाइवा को सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है।
अब टीथ क्या करते हैं, ये फूड की ग्राइंडिंग करते हैं। टंग क्या करती है, फूड को मिक्स करती है सलाइवा के साथ, ठीक है। जो पानी आपके मुंह के अंदर होता है उसको हम सलाइवा कहते हैं। ये फूड को टंग बेसिकली मिक्स कर रही होती है उसके साथ। सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें वाटर होता है जो फूड को लुब्रिकेट करता है। देन इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो पीएच ऑफ फूड को स्टेबल करता है, ठीक है। एंड देन एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो उस पे एक्ट करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं माइटोज। When food leaves the oral cavity, then it is in the form of small ball-like structures called as bolus. आपको पता है जब आप फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो जब आप आगे उसको स्वेलो करते हैं तो एक बॉलस सा बन चुका होता है। This bolus then enters into the next part of digestive system, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, जो फिर अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन आया है 4 चैम्बर ब्लड, मुझे आपके क्वेश्चन की प्रॉपर समझ नहीं आई, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा एंड देन आई विल डिस्कस इट ऑन लेटर। फिलहाल हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस डाइजेस्टिव सिस्टम पे होना चाहिए। एसोफेगस, एसोफेगस इज लाइक अ पाइप व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड एंड्स एट द स्टोमक। एसोफेगस बेसिकली एक पाइप की तरह है जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है एंड एंड करता है स्टोमक। इट्स वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल्स, इसकी वॉल्स जो हैं उन पे मसल्स होते हैं, ठीक है। These muscles help in the movement of the bolus from the esophagus. ये मसल्स बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं कि उस बोलस की मूवमेंट एसोफेगस से सीधा स्टोमक में। The movement of the food from esophagus and the whole digestive system is called as peristalsis movement. अच्छा, पेरिस्टालसिस से मुझे याद आया, एक होती है एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आपको वॉमिटिंग हो, आपको वॉमिट आती है, आपको उल्टी आती है, आपको कै आती है, तो इसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कि आपकी फूड स्टोमक से एसोफेगस में आई, एसोफेगस से ओरल कैविटी में आई और आपने एक्सीट कर दी फ्रॉम योर ओरल कैविटी। लेकिन अगर फूड ओरल कैविटी से एसोफेगस की तरफ जाती है और फिर स्टोमक की तरफ जाती है तो इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस movement, muscle squeeze just behind the bolus and push it forward. मसल स्क्वीज करते हैं और इसको फॉरवर्ड आगे पुश करते रहते हैं कि ये स्टोमक में जाए, ठीक है। देन स्टोमक आ जाता है। स्टोमक क्या करता है, फूड को मिक्स करता है अपने एसिड्स के जरिए। HCl के भी स्मॉल कंटेंट स्टोमक में मौजूद होते हैं। एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली इसको स्मॉल डाइजेस्टिबल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। Glands in stomach lining produce about 2.8 liter of digestive juices each day. Glands basically digestive juices produce करते हैं जो basically food को absorb करते हैं। Gastric juice contain very strong acid HCl. मैंने आपको बताया कि HCl भी मौजूद, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूसेस में। डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो डाइजेशन करवाता है। Acid attack on microbes and kill them and help in combustion of food. When pepsin acts on protein and break them into small units. Basically proteins को भी break कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसकी ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन की, उनको स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। Before the food leaves stomach, it changes into semi-fluid-like structure. स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाते हुए फूड क्या हो जाती है, स्मॉल फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फ्लूइड बन जाता है फूड, ठीक है। फूड किस तरह हो जाती है, जिस तरह वाटर होता है सेमी वाटर फॉर्म में, सेमी वाटर फॉर्म, ठीक है। गाढ़ा पानी जिस तरह होता है ना, गाढ़ी कोई चीज होती है, इस तरह की हो जाती है। विच एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है, वहां पे बेसिकली एब्जॉर्प्शन होती है फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसके 3 पार्ट्स, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। 3 parts. First one is duodenum, then jejunum and then ileum, ठीक है। और ये बड़ा, इनकी ज्यादा लेंथ होती है। First is the duodenum. Duodenum क्या है, it is first part of small intestine. ये small intestine का पहला पार्ट है
जब फूड एंटर होती है ड्यूडेनम में, इट कॉज द रिलीज ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रियास और लिवर। लिवर से सिक्रीशंस आती हैं, both pancreas and liver pour their secretion directly into duodenum. Basically enzyme secretion होती हैं, ठीक है, और secretions होती हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करना चाहती है। duodenum जो है खुद भी एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं एंटेरोकाइनेज, जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में, मतलब ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव करने के लिए कोई एंजाइम आता है जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज, जो ट्रिप्सिनोजिन की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। देन कम्स द जेजुनम। जेजुनम सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है जेजुनम में। इसमें 5 एंजाइम्स हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्ट्स में। तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि फूड डाइजेस्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स ही बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं। Then is the ileum. It is the third portion of the small intestine. Absorption of food take place in ileum. Proper absorption जो होती है फूड की वो होती है ileum में. Internal surface of ileum has finger-like projections called as villi. जो उसकी अंदर की लेयर होती है उसकी finger-like projections होती है, इनको हम क्या कहते हैं, villi, मतलब finger-like structures होती है। Each villus is supplied with blood vessels. हर villus के पास blood vessels होती हैं। blood vessels मैंने आपको पढ़ाया क्या होती हैं, arteries होती हैं, veins होती हैं, capillaries होती हैं, जो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम इलियम। इलियम से वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और अनडाइजेस्टिव फूड जो है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती, जो वेस्ट होती है, वो इलियम उसको एब्जॉर्ब नहीं करता और उसको फॉरवर्ड कर देता है जिसकी तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, और लार्ज इंटेस्टाइन आगे रेक्टम की तरफ, जो एक्सपेल कर देता है थ्रू डेफिकेशन। सो दिस वाज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वाज द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म्स एन इन्वर्टेड यू शेप काइल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको मैंने ऊपर बताया कि ये ऊपर कवर कर रहा था, मैंने जब आपको पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन की आपकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा एरिया। एक यू शेप स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर काइलिंग कर रहा है। इट स्टार्ट्स ऑन द लोअर राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी एंड एंड्स ऑन द लोअर लेफ्ट साइड। द लार्ज इंटेस्टाइन सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, डिसॉल्व करता है salts को from residue passed on by the small intestine. Bacteria in large intestine promotes the breakdown of undigested material. Undigested material जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है, कौन करवाता है? बैक्टीरिया, ठीक है, salts को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन कोई salts पास कर देती है तो उनको डिसॉल्व कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर। लार्ज इंटेस्टाइन मूव्स इट्स रिमेनिंग कंटेंट टुवर्ड द रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम की तरफ मूव कर देता है अपने जो भी नॉन डिजायरस सब्सटेंस होते हैं। तो आपको मैं बताता चलूं, अब ये देखें ऊपर रेड रेड जो काइलिंग हुई है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो मौजूद है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दिस वाज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देन वी विल नाउ कवर द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांट और एनिमल किंगडम का एक पूरा पोर्शन है, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम क्या है? किंगडम प्लांटाई इसको कहते हैं। प्लांटाई इज द प्लांट किंगडम विच इंक्लूड ऑल प्लांट्स ऑन द अर्थ। जितने भी अर्थ पे प्लांट्स हैं, चाहे वो ट्रीज की फॉर्म में है, हर्ब्स की फॉर्म में है, श्रब्स की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, तो जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ पे उनको कहते हैं प्लांट किंगडम में, उनको कहते हैं, और प्लांटाई कहते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है एक से ज्यादा इनमें सेल्स होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं मतलब जिनके पास न्यूक्लियस होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें बताई थी। Typically they consist of rigid structure that surrounds the cell membrane. मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, तो
इन पे एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। लार्ज क्वेश्चन आया है कि लार्ज इंटेस्टाइन में अगर फूड के पोर्शन रह जाए तो क्या प्रॉब्लम? नो, पहली बात तो यह कि रहते नहीं है। फर्स्ट थिंग इज कि रहते नहीं है। अगर रहेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन कहलाएगी, उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। एक अगर एबनॉर्मेलिटी होगी, फूड रह जाती है, प्रॉपर अनडाइजेस्टेड फूड जो है, वेस्ट फूड जो है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रह जाती है, वो डेफिकेट नहीं होती, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स पास नहीं होती, तो इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और अगर फ्लूइड फॉर्म में पास हो रही है, ठीक है। अपेंडिक्स इज समथिंग एल्स, यू आर बेसिकली मिक्सिंग द थिंग्स। अपेंडिक्स हमने पढ़ा नहीं है, अपेंडिसाइटिस इज समथिंग एल्स। और मैं अपेंडिसाइटिस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अपेंडिसाइटिस जो है बेसिकली एक नॉन फंक्शनल चीज है जो प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। और ये क्यों पेन होती है या क्यों अपेंडिसाइटिस का इशू आता है? इसमें बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐड होते रहते हैं, विद टाइम ऐड होते रहते हैं, और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है स्वेलिंग कॉज करते हैं वहां पे अपेंडिसाइटिस की। और जब वो स्वेलिंग होती है तो बेसिकली उससे पेन होता है, और उस पेन की वजह से जो है ये इश्यूज आते हैं। बाकी इनका फूड के साथ कोई इशू, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं, अपेंडिसाइटिस। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द किंगडम प्लांटाई। अब सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन को एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो सराउंड कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट्स आल्सो हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल भी होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, दैट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग सनलाइट, जो ऑक्सीजन जो है एक्सपेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन हमारे लिए बड़ी फेवरेबल होती है, प्लांट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। As they have an autotrophic mode of nutrition, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? बेसिकली के खुद ही अपनी खुराक को तैयार करने वाले, उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। Plants kingdom is a vast group, therefore the kingdom is further classified into subgroups. Level of classification is based on the following three criteria. बेसिकली प्लांट किंगडम को एक ये बड़ा वेस्ट ग्रुप है और इसको क्लासिफाई किया जाता है सब ग्रुप्स में, लेकिन उसके क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है प्लांट बॉडी के, वेदर द बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर और नॉट। अगर बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो हैं वेल डिफरेंशिएटेड है, मतलब पता चल रहा है कि ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, ये उसकी जो है बाकी चीजें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। उस बेस पे वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम प्लांट में जाइलम और फ्लोएम का होता है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो वो बेसिकली वास्कुलर सिस्टम प्लांट में है या नहीं है। देन सीड फॉर्मेशन के प्लांट्स में सीड्स जो हैं वो इंक्लोज्ड हैं या डिक्लोज्ड हैं, इस बेस पे भी होती है कि कहीं होते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप किन्नू को कंसीडर कर ले, तो किन्नू के ऊपर बेसिकली एक रैपिंग होती है। आप बनाना को कंसीडर कर लें, एक रैपिंग होती है, तो बेसिकली रैप उसको फूड को कवर कर रहा होता है अंदर से, ठीक है। तो इस बेस पे भी डिफरेंशिएशन होती है, सीड फॉर्मेशन की बेस पे भी डिफरेंशिएशन। देन हम बेसिकली क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि कैसे क्लासिफाई होते हैं। जिसके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते और डिफरेंशिएटेड पार्ट्स, एक के डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक के नहीं होते। जिसके नहीं होते उसको हम कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। लेकिन जिनके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम अगेन डिवाइड कर लेते हैं कि जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम होते हैं, और उसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होते। जिनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, उनको हम कहते हैं ब्रायोफाइटा, और वो यहाँ पे एंड हो जाते हैं, उनकी नेक्स्ट डिवीजन नहीं होती। जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनको हम
अगेन डिवाइड कर लेते हैं। वो ऐसे डिवीजन करते हैं कि कुछ उनमें से सीड्स प्रोड्यूस, जिसको हम बीज कहते हैं, सीड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। जो कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके नाम, और जो नहीं कर रहे होते हैं उनके नाम डिफरेंट। जो नहीं कर रहे होते हैं उनको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, और जो कर रहे होते हैं सीड प्रोड्यूस उनको कहते हैं फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो हैं उनको हम कहते हैं टेरिडोफाइटा। उनके हम क्या कहते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, टेरिडोफाइटा। और जो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको हम अगेन डिवाइड कर लेते हैं दो क्लास में। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होते हैं एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, मतलब सामने से बाहर से नजर आ रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके सीड्स जो हैं उनको कवरिंग होती है उनके ऊपर प्रॉपर, तो उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। और फिर हम एंजियोस्पर्म्स को दो अगेन डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। एक होते हैं वन कॉटिलीडन, एक होते हैं टू कॉटिलीडन। मोनोकॉट्स कि एक बीज है, इसमें दो बीज हैं, तो उनको हम कहते हैं डाइकॉट्स। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है प्रॉपर, ठीक है। आपको लेकिन इतना पता होना चाहिए, आपको ज्यादा इसमें से ना पता हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो कवर्ड सीड्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, जो नेकेड सीड्स होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। और जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम क्या है, बस। इससे ज्यादा अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आपको ये भी आप थोड़ा सा कर लेना कि मोनोकॉट्स क्या होते हैं, डाइकॉट्स क्या। वन कॉटिलीडन को हम मोनोकॉट कहते हैं, टू कॉटिलीडन को हम कहते हैं डाइकॉट्स। देन क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। थैलोफाइटा हमने पढ़ा पहले ऊपर, मैंने आपको बताया उसकी क्लासिफिकेशन में थैलोफाइट, जिनके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते। तो ये लोअर मोस्ट प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम हैं विदाउट अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। इनका मतलब ये है कि इनका रूट स्टेम्स लीव्स नहीं होते, वेल डिफरेंशिएशन नहीं होती। जिस तरह के एलजी, एलजी क्या है, आपको बारिश के बाद ग्रीन ग्रीन कलर की चीजें नजर आ रही होती हैं कि ऐसे जैसे यहाँ पे कोई बड़ी ग्रीनरी सी है, ठीक है, तो वो होती है एलजी। और ये एक्वेटिक होती है, मतलब पानी की वजह से, पानी के अंदर भी होती है, ठीक है। पानी भी आपको कई दफा अंदर से ग्रीन ग्रीन नजर आता है, कहीं पे पानी रुका रहे कुछ अरसे के लिए तो ग्रीन ग्रीन होना स्टार्ट होता है, वो एलजी बनना स्टार्ट हो जाती है पानी। देन इज द ब्रायोफाइटा, स्मॉल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ये बॉडी में डिफरेंशिएशन तो शो करते हैं, स्टेम भी होते हैं, लीव लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी, लेकिन इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते कि वो वाटर या अदर सब्सटेंसेस को कंडक्ट करें। मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। ब्रायोफाइटा के पास क्या नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं होते। और इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। इनके जो सैंपल्स हैं वो है मॉसिस एंड मर्चेंट, ये दो इसके बेसिकली एग्जांपल्स। आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा के पास क्या है, वेल डिफरेंशिएशन तो है, लेकिन इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है। जाइलम मैंने आपको बताया, आप नोट कर लो कि जाइलम किसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए। अंडरग्राउंड अर्थ में, ठीक है, जो स्टेम्स जो उसकी रूट्स होती हैं, वहां से एक प्लांट वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको अपवर्ड मूव करवाता है, लीव्स तक पहुंचाता है। उसको किसके जरिए पहुंचाता है, जाइलम के जरिए। फ्लोएम, फ्लोएम क्या है, फूड। जो फोटोसिंथेसिस से फूड तैयार होती है, प्लांट अपनी फूड तैयार करता है, ऑटोट्रॉफिक है, तो वो फूड लीव से रूट तक जाने के लिए एक वस्कुलर सिस्टम का सहारा लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। ये आपने चीज नोट कर लेनी है, कुछ चीजें नोट्स में नहीं होती, साथ बताना पड़ती है। देयर इज अ टेरिडोफाइटा, ये ओल्डेस्ट वस्कुलर सिस्टम इसको कहा जाता है, और इसमें बेसिकली रूट स्टेम लीव्स भी होती हैं, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं इनकी कंडक्शन के लिए, जाइलम और फ्लोएम। वाटर की ट्रांसलोकेशन कौन करवाता है, जाइलम, और फ्लोएम क्या करवाता है, फूड की ट्रांसलोकेशन। और इनके नेकेड एम्ब्रियोज होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर्स। मतलब स्पोर्स जो हैं बेसिकली ये आगे पानी के जरिए, एयर के जरिए मूव करते रहते हैं और नए प्लांट्स जन्म लेते हैं। तो फर्न इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। देन इज द फेनेरोगैम।
ये सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, इनकी डिफरेंशिएशन भी हुई है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम भी हैं, इनका वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम भी है। इनको अगेन हम डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म्स क्या, वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, वास्कुलर सिस्टम और सीड, तीनों चीजें हैं। लेकिन आपने नाम से आइडिया करना है, जिम्नो का क्या मतलब होता है, नेकेड। जिम्नो का क्या मतलब होता है, नेकेड स्पर्मा सीड। नेकेड सीड होता है, इनका सीड जो है उसके ऊपर कोई टैपिंग नहीं होती। Their seed is not enclosed within the fruit. फ्रूट के अंदर इनका सीड enclosed नहीं होता। पाइन्स, deodar, redwood इनकी few examples। ठीक है, जिम्नो मीन नेकेड, के इनके सीड को कोई फ्रूट कवर नहीं कर रहा होता। There is the angiosperm, इनके प्लांट बॉडी जो है वेल डिफरेंशिएटेड है, वास्कुलर सिस्टम भी मौजूद है, सीड भी है इनके पास। लेकिन सीड फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है। आप देख लें, आप किन्नू खा लें, ठीक है, आप आम खा लें, मैंगो खा लें, उनका भी सीड जो है एनक्लोज्ड होता है विद इन द फ्रूट। तो ये होते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मीन केसिंग, मतलब ऊपर कोई केसिंग है, कोई कवर है, और स्पर्मा मीन सीड। तो इसमें एग्जांपल जो आ जाती है मस्टर्ड प्लांट और पी प्लांट की एग्जांपल। तो दिस वाज आवर टुडे लेक्चर, और वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर था आज का। इसमें चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, क्रैमिंग करनी पड़ेगी।